1989 1989 के बाद कांग्रेस पहली बार इतना प्रचंड बहुमत ला सकी है। कांग्रेस ने बहुत समझदारी से इस बार क्षेत्रीय पार्टियों को वहां से साफ किया। उसकी वजह यह है कि वो चाहते हैं कि किसी तरीके से राहुल गांधी एक बार मोदी के सामने खड़े हो जाएं। उन्हें मालूम था कि लिंगायत और वोक्कालिगा ये दो समुदाय ऐसे हैं जो कि कर्नाटक की राजनीति पर हुकूमत करते हैं। तो प्रियंका अगर डोसा बनाती थी, प्रियंका अगर बार बार ये कहती थी कि लोग अपने बारे में बात करते हैं, आपके बारे में बात नहीं करते, तो यही जताना चाहती थी हमें आपकी चिंता है कि राहुल गांधी को कांग्रेस इस बात से दूर रखे कि वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं और वो पब्लिक के मैसेंजर का काम करें। वो साल 1983 की एक गर्म शाम थी। मैं अपने लैम्ब्रेटा स्कूटर, मुझे आज तक उसका नंबर याद है, APP 5288, उस स्कूटर पे बैठ के इलाहाबाद के PD टंडन पार्क पर गया था। पार्क भर गया था, भीड़ थी, प्रेस गैलरीज तब बनती नहीं थी क्योंकि पत्रकार बहुत कम होते थे। तो मैंने उस स्कूटर को वहीं खड़ा किया बाहर, और चूंकि लाउड स्पीकर लगे हुए थे, मैं उसी स्कूटर पर बैठ के प्रतीक्षा करने लगा। वो शाम इसलिए महत्वपूर्ण थी कि चंद्रशेखर वहाँ आने वाले थे। चंद्रशेखर भारत यात्रा पर निकले हुए थे और कश्मीर के बारे में, पंजाब के बारे में, देश के बारे में, गरीब गुरबा के मामले में, विदेश के बारे में हर एक पर उनकी एक निश्चित और मुकम्मल राय हुआ करती थी। वे उस राय को तीखे शब्दों में व्यक्त करने से भी नहीं चूकते थे। तो मेरे लिए एक पत्रकार के नाते और एक जागरूक युवक के नाते ये जरूरी था कि मैं उस दिन चंद्रशेखर को सुनता और मौका मिलने पर उनसे सवाल पूछता। चंद्रशेखर आए, बैठे। किसी ने उनसे पहले भाषण में कहा, महान भारत यात्री। चंद्रशेखर जी ने जब बोलना शुरू किया, उनका जब नंबर आया, तो उन्होंने पहले ही कहा कि इस देश की सबसे बुरी बात है कि गांव बसता नहीं और चील पहले चक्कर लगाने लगते हैं। इस कहावत का मतलब ये है कि विनाशक पहले आ जाते हैं, आबादी या खुशहाली बाद में आती है। तो उन्होंने कहा, देखिए मुझे पागल मत कीजिए, मेरा दिमाग ख़राब करने का काम मत कीजिए, कृपा कीजिए, मैं इस देश का बाशिंदा हूँ और इस देश को जानने और इस देश को अपनी बात बताने के लिए मैं निकला। इसको किसी महानता से कोई मत जोड़िए, ये मेरा काम है। मुझे एक किस्सा क्यों याद आया, ये किस्सा मैं आपको क्यों बता रहा हूँ। हुआ ये कि अभी जब मैं अपने दफ्तर की ओर आ रहा था तो दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर नई दिल्ली के एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा दिखा। राहुल गांधी की एक खूबसूरत सी तस्वीर थी और उस पर लिखा था, लोकतंत्र की आंधी है, दिल में राहुल गांधी है। मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस के जिन सज्जन ने उसको लगाया होगा या जिन लोगों ने लगाया होगा, उनके मन में अच्छी फीलिंग रही होगी, लेकिन इससे भारतीय जनता पार्टी वाले ज़्यादा खुश होते होंगे। उसकी वजह यह है कि वो चाहते हैं कि किसी तरीके से राहुल गांधी एक बार मोदी के सामने खड़े हो जाएं और देश की जनता अगर तय करना हो मोदी बनाम राहुल, तो आप भी जानते हैं आज की तारीख में परिणाम क्या होगा। और यही वजह है कि राहुल गांधी रह रहकर अपने को सिर्फ एक राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर पेश कर रहे हैं। कर्नाटक के चुनाव को मैं बानगी के तौर पर देखूं, आप जब उनकी भारत जोड़ो यात्रा थी उसका एक फ़ोटो याद करें। पानी बरस रहा था और उस बरसते पानी पर राहुल गांधी भाषण दे रहे थे और नीचे हजारों लोग उनको सुन रहे थे। जिस दिन ये हो जाए कि लोग आग की, पानी की, गर्मी की, सर्दी की चिंता किए बगैर आपको सुनने के लिए खड़े हो जाएं, तो आप जानिए कि आपने उस दिन पब्लिक इक्विटी बना ली है। और उसी का असर हमने अभी इन चुनावों में भी देखा। राहुल गांधी ने मेहमत रैलीज की, जमकर सभाएं की, लेकिन वो एक बात से बार बार बचते थे, वो कहीं भी किंग मेकर की भूमिका में नहीं आना चाहते थे। पहली बार गांधी परिवार ने आला कमान कल्चर को, जो उन्होंने बड़ी जतन से बनाई थी, जतन से पोसी थी कई दशक तक, उसको उन्होंने दरकिनार किया। वो बार बार अपने को कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर पेश करते थे, वो आम आदमी के नुमाइंदे के तौर पर पेश करते थे। आपको याद होगा
महिलाओं की बस में चले गए, महिलाओं से बात करते रहे, कुलियों के बीच जाके बैठ गए, उनसे बात करते रहे। बार बार वो ये जताते थे कि मैं आपके बीच का आदमी हूँ। और ये ब्रांडिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनके सामने अगर प्रधानमंत्री मोदी से उनकी तुलना की जाए तो प्रधानमंत्री मोदी का आपको विनम्रतापूर्ण भाषण याद होंगे कि मैं तो एक पिछड़े परिवार में जन्मा, मैंने चाय बेची, मैंने मेहनत की और मुझे इससे कोई मोह नहीं है सत्ता से, मैं तो फ़कीर हूँ, कभी भी चला जाऊँगा। इस देश को अमीर भी इस देश में गरीबी को पसंद करते हैं। गरीबी यहाँ पर एक बिकाऊ मुद्दा है। तो राहुल गांधी पहली बार लोगों के बीच में इस तरह से दिखाई पड़े। आपको इस बार का भी एक किस्सा बताता हूँ। आपने शायद वो वीडियो देखा हो कि वो आगे बढ़ रहे थे, बॉडीगार्ड्स उनके साथ थे, कोई एक बालक उनके साथ फ़ोटो खिंचाना चाहता था, पानी बरस रहा था, उसका मोबाइल गिर पड़ा बच्चे का, और राहुल गांधी आगे बढ़ गए, पीछे लौट कर आए, बारिश पे ही उन्होंने छाता वाता हटा दिया और कहा कि आओ मेरे साथ फ़ोटो खिंचा लो। इस तरह से राहुल गांधी अपने को एक तरह से डी क्लास कर रहे हैं और लोगों को बार बार जता रहे हैं कि मैं आपका नुमाइंदा हूँ। उसी तरह से अगर आप प्रियंका गांधी को देखिए तो डोसा बनाती दिखाई पड़ी, वो लोगों के बीच जाती दिखाई पड़ी। और पहली बार कांग्रेस ने दो काम किए। एक तो स्मार्ट गेम था जिसको वो 1 साल से कर रहे थे। उन्हें मालूम था कि लिंगायत और वोक्का लिग्गा ये 2 समुदाय ऐसे हैं जो कि कर्नाटक की राजनीति पर हुकूमत करते हैं। वोक्का लिग्गा के सबसे बड़े लीडर देवगौड़ा हैं, उनके पास DK शिव कुमार थे कांग्रेस के पास। और दूसरी तरफ लिंगायतों के जो सबसे ज़बरदस्त समुदाय है वहाँ, उसके सबसे बड़े लीडर येदियुरप्पा हैं जो कि BJP में थे। तो बार बार उन्हें ये लगता था कि आखिर इसको तोड़ें कैसे। तो देवराज अर्स एक हुआ करते थे, आपको शायद याद ना हो, 1970 के टाइम में उन्होंने कर्नाटक में अहिंदा एक नया फार्मूला दिया था, और वो फार्मूला ये था, दलित, मुस्लिम और पिछड़े। अगर आप आज भी ध्यान दें तो मुस्लिम्स को हटा दें, अगड़े, दलित और पिछड़े ये जोड़ के भारतीय जनता पार्टी भी बहुत सी जगहों पर हुकूमत करती है। तो एक सोशल इंजीनियरिंग वो उस तरीके की कर रहे थे अलग अलग समुदायों के साथ। लेकिन वो ये जानते थे कांग्रेस के लोग कि महंगाई, बेरोज़गारी, इन चीज़ों को हमें अलग तरह से उठाना पड़ेगा और ये लोगों के दिल तक बात पहुंचानी पड़ेगी। तो प्रियंका अगर डोसा बनाती थी, प्रियंका अगर बार बार ये कहती थी कि लोग अपने बारे में बात करते हैं, आपके बारे में बात नहीं करते, तो यही जताना चाहती थी हमें आपकी चिंता है। और यही उनके 5 वायदों का मूल था कि हम इसको हर हाल में पूरा करेंगे, जिसमें महिलाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए, तमाम लोगों के लिए गारंटी थी, समाज का एक बड़ा समुदाय उनसे जुड़ सके। अब अगर इस रिज़ल्ट को देखें, इस मेहनत का परिणाम देखें, तो मेहनत का परिणाम आपके सामने है। 1989 के बाद कांग्रेस पहली बार इतना प्रचंड बहुमत ला सकी है। एक हकबकाई, घबराई, हारती हुई कांग्रेस के लिए एक बड़े राज्य की जीत बहुत ज़रूरी थी। लेकिन क्या ये जीत मुकम्मल है? क्या ये जीत आने वाले सालों में कांग्रेस के लिए नई आधारशिलाएं बना रही है? यही वो मुकाम है जहां पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस के आला कमान और क्षेत्रीय नेताओं को फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ेगा, क्योंकि सामने इस वक्त का सबसे आकर्षक व्यक्तित्व है, सबसे सशक्त संगठन है और क्षेत्रीय पार्टियों से भी उनकी लड़ाई है जो अपने आप में मजबूत है। कांग्रेस ने बहुत समझदारी से इस बार क्षेत्रीय पार्टियों को वहाँ से साफ किया। आप अगर देखें तो JDS का 7% वोट कांग्रेस की ओर शिफ्ट हो गया, लगभग 7%। तो इसने कांग्रेस को कहीं से कहीं पहुंचा दिया। आने वाले दिनों में कांग्रेस को यही करना होगा और ये एक सतत प्रक्रिया है, और वो सतत प्रक्रिया वही है कि राहुल गांधी को कांग्रेस इस बात से दूर रखे कि वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं और वो पब्लिक के मैसेंजर का काम करें। अब 2024 की बात, क्या कर्नाटक कोई नया फॉर्मूला दे रहा है 2024 के लिए? मनोबल तो बढ़ा है कांग्रेस का, मनोबल तो विपक्ष का भी इससे बढ़ेगा। आप कल शरद पवार के घर पे हुई मीटिंग याद कर लें, जो उनकी पार्टी हिल रही थी, डावाडोल हो रही थी, वहाँ पर भी एकता हो गई। अजित पवार, सुप्रिया सुले, अघाड़ी के अन्य नेता बैठे
और उन्होंने कहा अब आने वाले समय में सारे चुनाव साथ लड़ेंगे, सारे चुनाव, यानी कि अभी कॉरपोरेटर्स के चुनाव होंगे वो लड़ेंगे नगर निकाय के, और दूसरे चुनाव भी यानी कि 2024 का चुनाव लड़ेंगे। महाराष्ट्र एक बड़ा स्टेट है, कर्नाटक एक बड़ा स्टेट है। इन स्टेट्स में यदि विपक्ष एक होकर लड़ता है या कांग्रेस अपनी ताकत पर लड़ती है तो कुछ नए समीकरण जरूर बनते हैं। लेकिन मैं कॉशन आपको देता हूं, किसी प्रदेश के चुनाव में आप मोदी को रिजल्ट से आप नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को आंकने की गलती मत कीजिएगा। आप पिछले चुनाव का याद कीजिए, लगातार 3 प्रदेश कांग्रेस ने जीत लिए थे एक साथ, और ऐसा लगा था कांग्रेस की आधी चल रही है। उस चुनाव से पहले तक 80% चुनाव ऐसे हुए थे कि यदि प्रदेश के चुनाव और लोकसभा के चुनाव 6 महीने से 8 महीने के अंतराल में होते थे तो लगभग रिजल्ट वही आता था। लोगों ने मान लिया था कि भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर हो गई। नतीजा क्या आया? राजस्थान में सारी सीटें बीजेपी जीत गई, मध्य प्रदेश में एक दो को छोड़ के सारी जीत गई, छत्तीसगढ़ में भी लगभग यही परिणाम रहा। तो मोदी आज भी आकर्षक व्यक्तित्व हैं। जो सर्वे कांग्रेस को जिता रहे थे, जो सर्वे राहुल की लोकप्रियता बढ़ा रहे थे, वही ये भी बताते हैं कि थोड़े मोड़ी ऊंच नीच के साथ नरेंद्र मोदी 7 साल से लोकप्रियता के शिखर को मेंटेन किए हुए हैं। तो आने वाले दिनों में अगर मैं टेक अवेज की बात करूं तो कांग्रेस को 3 बातों का ध्यान रखना है। उसको अपने आला कमानवाद से दूर रहना होगा, उसको सोशल इंजीनियरिंग पर यथावत जोर बनाना होगा, और उसको क्षेत्र के हिसाब से बदलना होगा। तीसरी बात, अल्पसंख्यक ऐसा लगता है कि देश के पैमाने पर उसके साथ जाएंगे, लेकिन इससे सामने वाले वोट ध्रुवीकृत न हो जाए, इसका उन्हें ख्याल रखना होगा। बजरंग दल वाली बात, जिसको भाजपा ने जिस तरह से इस्तेमाल किया कर्नाटक के चुनाव में, उस तरह की गलतियों से बचना होगा। शब्दों पर ध्यान देना होगा। बहुत कांग्रेस ने अपने में सुधार किया है, पर सुधार एक लगातार होने वाली प्रक्रिया है। अब भारतीय जनता पार्टी की बात। भारतीय जनता पार्टी के पास सबसे सशक्त नेतृत्व है, इसमें कोई दो राय नहीं। संसाधन बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। सबसे ज़बरदस्त संगठन है, इसमें कोई दो राय नहीं। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का समूचा नेटवर्क उसको जिताने में लग जाता है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। आने वाले चुनावों में, खासकर 2024 में, मैं अगर इस सारी चीज़ों को जोड़ता हूँ और देश के मैप को एक जगह रखता हूँ तो आपको ये बता दूँ कि पिछली 2 मई, अगर 5 साल पहले की मई को देखें, तब से कांग्रेस और बीजेपी दोनों की विधानसभा सीटों की संख्या में कमी आई है, दोनों के स्टेट्स में कमी आई है। इसका बहुत मतलब साफ है कि दोनों पार्टियों को फूंक फूंक के कदम रखने हैं। एक पुरानी लेकिन बड़ी घिसी पिटी कहावत है, वहीं से अपनी बात खत्म करता हूँ। दोनों के लिए पनघट की डगर बहुत कठिन है।